हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर से मैं अपने सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और मेरा जो पहला टॉपिक है वो है एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि एनर्जी बैंड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पहला टॉपिक मुझे सेमीकंडक्टर पढ़ाना था, बट सेमीकंडक्टर पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एनर्जी बैंड पढ़ाऊँगा, इसलिए क्योंकि सेमीकंडक्टर टॉपिक को जब मैं डील करता हूँ तो वहाँ पर बार बार एनर्जी बैंड का ज़रूरत पड़ता है। आप लोग में से जो स्टूडेंट पहले से एनर्जी बैंड जानते होंगे उन लोगों को तो समझ में आ जाता है सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी जब हम लोग उसको एनर्जी बैंड से डील करते हैं तो। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको एनर्जी बैंड का नॉलेज नहीं होता है, और जब सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को एनर्जी बैंड से डील किया जाता है तो उस समय अच्छा खासा प्रॉब्लम होता है। और ऐसे भी एनर्जी बैंड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई एग्ज़ाम्स के लिए। जेईई एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जा चुके हैं एनर्जी बैंड से, और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी हो सकता है कि एनर्जी बैंड से क्वेश्चन पूछा जाए। तो हम लोग आज सबसे पहले एनर्जी बैंड के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है। सबसे पहले डेफिनेशन को समझने का कोशिश करते हैं। नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आज पूरा का पूरा एनर्जी बैंड क्लियर कर देंगे आज के क्लास में, ठीक है। अगर डेफिनेशन नहीं समझ में आएगा तो फिर अगला जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड, वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि एनर्जी बैंड क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इन सॉलिड सेवरल बैंड्स ऑफ एनर्जी लेवल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरमिक्सिंग, ब्रैकेट में लिखा है मैंने, और डिक्रीजिंग द इंटरस्पेसिंग ऑफ एटम्स। दिस सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। इन सॉलिड मतलब किसी ठोस चीज़ में सेवरल बैंड्स ऑफ एनर्जी लेवल्स आर फॉर्म्ड, उसके अंदर में सेवरल मतलब होता है कुछ, सेवरल बैंड्स ऑफ एनर्जी लेवल्स आर फॉर्म मतलब एनर्जी लेवल का कुछ बैंड बन जाता है, ठीक है। वो बैंड क्या होता है थोड़ी देर में मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आर फॉर्म ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ एटम्स, ये जो एनर्जी लेवल्स का बैंड बन जाता है वो किसके कारण बन जाता है? ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ एटम। इंटरमिक्सिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते होंगे कि इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ मिलाना, ठीक है। अगर एक से अधिक चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं तो उसके लिए हम लोग इंटरमिक्सिंग वर्ड यूज करते हैं। और यहाँ पे इंटरमिक्सिंग किसका हो रहा है? तो एटम्स का हो रहा है। मतलब एक या एक से अधिक एटम्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसके अंदर में, एटम्स के अंदर में क्या होता है? सेवरल बैंड्स ऑफ एनर्जी लेवल फॉर्म्ड हो जाता है। सेवरल बैंड्स ऑफ एनर्जी लेवल मतलब उसके अंदर में एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे फॉर्मेशन हुआ? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटम्स के कारण हुआ। अच्छा, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटम के बदले एक टर्म और मैंने यूज किया है, और डिक्रीजिंग द इंटरस्पेसिंग ऑफ एटम्स। डिक्रीजिंग द इंटरस्पेसिंग ऑफ एटम्स का मतलब क्या होता है? इंटरस्पेसिंग का मतलब अब पहले आप लोग समझिए। जैसे दो एटम है तो दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटरस्पेस बोला जाता है, ठीक है। और आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि सॉलिड में इंटरस्पेसिंग बिटवीन एटम्स जो होता है सबसे कम होता है, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स में एटम्स के बीच में जो स्पेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जबकि लिक्विड में दो एटम के बीच का जो स्पेस होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, और गैस में दो एटम के बीच का जो गैप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, 9th-10th में भी पढ़ाया गया होगा कि सॉलिड का एक फिक्स आकार होता है, ठीक है। उसका एक शेप होता है। जैसे ये हमारा एक सॉलिड बॉडी है, स्केच मेरा एक सॉलिड बॉडी है। इसका सॉलिड होने का कारण या इसका जो शेप है ये फिक्स है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि इसके जो एटम्स हैं एक दूसरे से टाइटली अटैच हैं। इसका मतलब ये भी है कि एटम्स के बीच में स्पेस कम है, ठीक है, एक दूसरे से टाइटली अटैच है। जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता। उसको जिस बर्तन में रखा जाएगा लिक्विड को वो उसी शेप का हो जाता है। जैसे पानी आपका लिक्विड है, ग्लास में रखोगे तो ग्लास का शेप का हो जाता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अगर बाउल्स में रखोगे तो बाउल्स का शेप का हो जाएगा, किसी और बर्तन में रखोगे तो और बर्तन में हो जाएगा, फर्श पे डाल दोगे बह जाएगा मतलब एक लाइन में कि उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। लेकिन सॉलिड जो होता है उसका फिक्स शेप होता है। क्यों भाई? क्योंकि उसके एटम्स के बीच में जो इंटरस्पेसिंग होता है वो कम होता है। तो बोला जा रहा है सॉलिड्स के बारे में ही, ठीक है, कि सॉलिड्स क्या होता है कि सॉलिड्स के अंदर में जब एटम एक दूसरे से मिक्स होते हैं, क्यों मिक्स होते हैं उस पर भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जब एक दूसरे से मिक्स होते हैं या उनके बीच का स्पेसिंग कम होता है तो उसमें क्या होता है? सेवरल बैंड्स ऑफ एनर्जी लेवल बन जाता है, और उसी एनर्जी लेवल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड्स बोलते हैं। उसी एनर्जी लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड बोलते हैं। तो यही इसका डेफिनेशन है,
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करेंगे। एनर्जी बैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी होगा। आप लोगों ने वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड इस तरह का नाम सुना होगा। ठीक है, तो एनर्जी लेवल्स और एनर्जी बैंड्स दोनों क्या होते हैं थोड़ा देर में क्लियर करते हैं। ठीक है, अब देखो, तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। बहुत लोगों को मेरा डेफिनेशन समझ में भी नहीं आया होगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा और इसको एक एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो एग्जाम्पल लेने वाला हूँ सॉलिड का, वो सेमी कंडक्टर का लेने वाला हूँ। इसलिए क्योंकि हम लोग को अपने सब्जेक्ट में ओवरऑल सेमी कंडक्टर के बारे में ही बात करना है, तो हम सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। और सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल से आपको एनर्जी बैंड को समझा रहे हैं। आप लोगों ने सिलिकॉन का नाम सुना होगा। सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर मटेरियल है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो 14 होता है। ठीक है, कितना होता है तो 14 होता है, 14 होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिलिकॉन के लिए जेड का वैल्यू 14 होता है। अच्छा, आप लोग में से बहुत लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फ्यूगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ठीक है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना नहीं सिखाना है। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे आप लोगों को बस यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ कि एनर्जी बैंड क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने सिलिकॉन का लिखा है। इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये जो S का पावर होता है यही इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करता है। जैसे S और P का पावर, S और P का जो पावर होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिफाइन करता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, 4 हुआ, 6 10, 2 12, 2 14। अच्छा, ये 1s को हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं। और ये जो 2s 2p है इसको सेकेंड ऑर्बिट बोलते हैं, सेकेंड ऑर्बिट बोलते हैं। और 3s 3p जो है इसको हम लोग थर्ड ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो s और p क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा s और p जो होता है सब ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट सब ऑर्बिट पढ़े होंगे, सेल सब सेल के बारे में पढ़े होंगे। अगर हिंदी में बात करें तो कक्ष और उपकक्ष। ऑर्बिट को कक्ष बोला जाता है और सब ऑर्बिट को उपकक्ष बोला जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही उपकक्ष है, लेकिन जो सेकेंड ऑर्बिट होता है इसमें 2 उपकक्ष होता है, एस और पी। वैसे ही थर्ड ऑर्बिट में 3 उपकक्ष होता है, एस पी डी। बट यहाँ पे 2 ही है, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत कम है, इसलिए डी के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचता है, तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। अब देखो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको सीखना है, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन का बात हो गया। अब इसका तो एक एटॉमिक मॉडल होता है, उसको हम बना के बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट का ये न्यूक्लियस होगा। आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि किसी भी एटम में जो सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होता है, तो ये इसका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। और फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है। ठीक है, 1s लिखा हुआ है, यानी कि एक ही ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स में बोल रहा हूँ, सब ऑर्बिट है। तो एक सब ऑर्बिट है इसके अंदर में। अब देखोगे ये सेकेंड ऑर्बिट है और सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट है, एस और पी। अब सेकेंड ऑर्बिट जो है इसको ऐसे बनाते हैं, और सेकेंड ऑर्बिट में हम लोगों ने देखा क्या कि 2 सब ऑर्बिट हैं। तो ये जो सेकेंड ऑर्बिट के 2 सब ऑर्बिट होते हैं, दोनों को करीब बनाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पे इसको S लिखेंगे, इसको P लिखेंगे। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा होगा और उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना सीखा होगा, तो आपको ये बात पहले से भी पता होगा। वैसे ही यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट है। अब देखोगे थर्ड ऑर्बिट में भी 2 सब ऑर्बिट है, S और P। तो इसको यहाँ पे बनाएंगे, देखोगे ऐसे, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। और S और P जो है इसको दोनों को नज़दीक में ही बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों थर्ड ऑर्बिट के ही सब ऑर्बिट हैं, थर्ड ऑर्बिट के ही सब ऑर्बिट हैं। S और P लिख लेंगे इनका नाम। एक और होना चाहिए था SPD, बट D के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा है। अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के ये जो सब ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शो कर लेंगे। वैसे ही सेकेंड ऑर्बिट का जो S सब सेल है या सब ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे
बेसिक केमिस्ट्री, तो आप लोगों को पता होगा कि एस सब सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होता है और पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहीं पे भी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बना देंगे, 3 4 5 6। अब देखोगे थर्ड ऑर्बिट की बात कर लेते हैं। थर्ड ऑर्बिट का ये जो एस सब सेल है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखोगे यहाँ पे एस का पावर 2 है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 3p2 है यानी कि थर्ड ऑर्बिट का पी जो सब सेल है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए था? इसमें होना चाहिए था 6, लेकिन है कितना? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसमें 4 अभी भी वैलेंसी है। कितना वैलेंसी है? 4 वैलेंसी है, मतलब 4 अभी भी खाली जगह है। खाली जगह होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स और हो सकते थे या आ सकते हैं। अगर कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा या शेयरिंग करेगा, यानी कि इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट रूल बोलता है कि आउटर ऑर्बिट में मैक्सिमम ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि किसी भी एटम के आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो वो एटम स्टेबल होता है। ठीक है, वो एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। तो यहाँ पे सवाल ये है कि जो सिलिकॉन है इसका आउटर ऑर्बिट यानी कि थर्ड ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है क्या? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 यहाँ पे, टोटल यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है। होना कितना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल? तो होना चाहिए था 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन है कितना? 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। अभी भी यहाँ पे 4 इसके पास वैलेंसी है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखो होता क्या है, अब तुमको समझना है यहाँ पे एनर्जी बैंड। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, पहले से भी आप लोग शायद जानते होंगे कि सेम एलिमेंट्स के एटम का जो प्रॉपर्टी होता है वो सेम होता है। जैसे सिलिकॉन के जितने भी एटम्स होंगे उसका सेम प्रॉपर्टी होगा। जैसे मान लो ये कोई सिलिकॉन का एटम होगा, दूसरा एक सिलिकॉन का एटम यहाँ पे बना है, सिलिकॉन एटम बना है, तो सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर, ईच एंड एवरीथिंग सेम होता है, तो सेम ही बनेगा। अब थोड़ा सा आपको दिमाग में इमेजिन करना है, ठीक है, दिमाग में क्या इमेजिन करना है कि यहाँ पे भी मान लो एक सिलिकॉन एटम है, यहाँ पे भी एक मान लो सिलिकॉन एटम है, कुछ इस प्रकार से बना ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी कोई सिलिकॉन एटम है और सेम ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब सेल होंगे, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट हो गया और थर्ड ऑर्बिट में 2 सब सेल हैं, ऐसे। और हुआ क्या देखोगे, हम लोग ये जो डेफिनेशन है थोड़ा सा इस डेफिनेशन पे भी आते हैं। इन सॉलिड सेवरल बैंड्स ऑफ एनर्जी लेवल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ एटम्स, ठीक है। ये एनर्जी लेवल्स हैं, एस और पी के पास अपना एक एनर्जी लेवल होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड करके रखता है। अब होता क्या है कि 2 ये एटम है, सिलिकॉन एटम, थोड़ा सा ये छोटा बन गया है, उससे घबराने वाली बात नहीं है, दोनों का साइज सेम होता है, ठीक है। जब इन दोनों के बीच का स्पेसिंग घटता है, ये दोनों थोड़ा सा किसी कारण से बाहर से फोर्स लगने के कारण जब दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो इनका जो आउटर ऑर्बिट का 2 सब सेल है, जैसे एस और पी है, इसमें भी एस और पी है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, इंटरमिक्स होने लगते हैं। इंटरमिक्स होने का मतलब क्या, ये सब सेल और ये सब सेल एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर स्पेसिंग घटते जाएगा, बाहर से फोर्स लगते जाए इन दोनों पे, तो ये काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और दोनों का जो आउटर सब सेल है वो इंटरमिक्स हो जाएगा। ये दोनों एस और पी जो है एक सिंगल बन जाता है और सिंगल बनने के बाद होता क्या है कि फोर्स के वैल्यू को और कंटिन्यू रखें। जैसे शुरू में तो स्पेस था तो ये दोनों अलग अलग थे, 2 एटम काफ़ी करीब आते गए फोर्स लगने के कारण, तो कुछ टाइम के बाद ओवरलैप कर जाएगा। अभी भी फोर्स लगना कंटिन्यू है, लगातार फोर्स बाहर से लग रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों जो इंटरमिक्स हुए थे ये 2 पार्ट में टूट जाते हैं, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में टूट जाते हैं। और जब 2 इक्वल पार्ट में टूटते हैं तो वहाँ पे एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ से समझाएंगे और आपको ग्राफ से क्लियर करेंगे। आपको भी थोड़ा समझने का कोशिश करना होगा। आपको ये अगर समझ जाते हो तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है आगे सेमीकंडक्टर वगैरह जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लगा देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड, मतलब एनर्जी बैंड कैसे बनता है। तो एनर्जी बैंड बनने का थोड़ा सा प्रोसेस जो है यहाँ पे हम बता दिए हैं। अब इसको ग्राफ से आपको समझना है। ये एक बड़ा सा हम लोग ऐसे
ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, तो एक्स एक्सिस पे लेंगे इंटर स्पेसिंग बिटवीन एटम्स। ठीक है, इंटर स्पेसिंग बिटवीन एटम्स मतलब क्या, दो या दो से अधिक एटम के बीच का स्पेस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग इंटर स्पेसिंग बिटवीन एटम्स लेंगे और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोग एनर्जी लेवल की बात करेंगे, एनर्जी लेवल ले लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जिससे एक्स एक्सिस का प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे कि ये ओरिजिन होता है और ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं तो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू लिया गया होता है वो बढ़ता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, मान लो एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लिया जाता है, हालांकि यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, मैं समझा रहा हूँ बस। तो यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस पे वोल्टेज रहता है तो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू अगर पूछा जाए ओरिजिन पे तो बोलते हो कि वोल्टेज का वैल्यू सर 0 होगा। यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू इस पॉइंट पे 0 से ज़्यादा होगा, यहाँ पे और ज़्यादा होगा, यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा। इस तरीके से जैसे जैसे ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे दूर जाते हैं जो भी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे लिया जाता है उसका वैल्यू बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पे इंटर स्पेसिंग बिटवीन एटम्स है। ठीक है, इंटर स्पेसिंग बिटवीन एटम्स है, यानी कि दो एटम्स के बीच का इंटर स्पेस है। अब चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट पे। देखो, मान लो हमारा कोई एक एटम था, एक एटम को ही कंसीडर करना है और इस एटम का जो आउटर ऑर्बिट था इसमें एस और पी दो हमारे होनहार थे। ठीक है दो होनहार बोलने का मतलब क्या है कि एस और पी दो हमारे यहाँ पे सब सेल थे, इसको हम नाम दे दिए एस और इसका नाम दे दिए पी। अच्छा, एस का एनर्जी स्टेट कितना था, एनर्जी स्टेट कितने लोगों को पता है, ऑनेस्टली बताओ। एनर्जी स्टेट क्या होता है, तो एनर्जी स्टेट होता है कैपेसिटी टू होल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसी ऑर्बिट या सब ऑर्बिट के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने का क्षमता होता है उसी को हम लोग एनर्जी स्टेट बोलते हैं। जैसे एस सब ऑर्बिट है तो एस सब ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, तो एस सब सेल का एनर्जी स्टेट 2 होगा। ठीक है, वैसे ही पी सब सेल है तो पी सब सेल का एनर्जी स्टेट का वैल्यू होता है 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड करके रख सकता है। वैसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा डी सब सेल, तो डी सब सेल का एनर्जी स्टेट होता है 10। ठीक है, तो एस का 2 एनर्जी स्टेट होता है, पी का 6 होता है और डी का 10 होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग एस और पी ले लिए हैं, दोनों के बीच में स्पेस काफ़ी दूर है और देखो कि एक्स एक्सिस के एंड पे आ गए हैं, यानी कि दोनों के बीच का स्पेस क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि आपको ऐसा ही समझाना होगा, थोड़ा सा और करीब बना लेते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे एस का एनर्जी स्टेट क्या है तो आप बता सकते हो क्या, तो एस का एनर्जी स्टेट होगा, देखोगे एस का एनर्जी स्टेट होगा 2। एस का अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि एनर्जी स्टेट 2 होता है और एनर्जी स्टेट क्या होता है, कैपेसिटी टू होल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने का कैपेसिटी होता है किसी भी सब ऑर्बिट का, उसी को एनर्जी स्टेट बोलते हैं। तो एस का एनर्जी स्टेट होगा 2 और चूंकि यहाँ पे बहुत सारे एटम एक ही साथ इन्वॉल्व होंगे तो हम लोग ले लेंगे 2n। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ही साथ बहुत सारे एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बाहर से फोर्स लगता है तो एक एटम के आसपास बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे नेबरिंग एटम्स होंगे, तो सब पे फोर्स लगता है, सबके साथ सेम फेनोमेना होता है, ये एक दूसरे को धक्का लगाता है तो बाहर का जो सब ऑर्बिट्स है वो इंटरमिक्स होता है और सारे ऑर्बिट्स का सारे एटम के आउटर ऑर्बिट जो होते हैं जिसका सब सेल होता है वो मिक्स होता है, सारे ऑर्बिट का एक साथ में बहुत सारे एटम्स का जो आउटर सब सेल्स है सब इंटरमिक्स होता है, इसीलिए हम लोग क्या ले लेते हैं 2n ले लेते हैं, मतलब n इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी स्टेट क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे अब इसका एनर्जी स्टेट 2 है और इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इस बात को ऐसे समझो, ये आउटर ऑर्बिट है, ठीक है, ये आउटर ऑर्बिट था और इस आउटर ऑर्बिट के एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 2 और इसको लिखेंगे 2n, मतलब n नंबर ऑफ एटम्स के लिए बात कर रहे हैं। वैसे ही p सब सेल की बात करें तो p सब सेल का एनर्जी स्टेट कितना था, एनर्जी स्टेट, तो इसका एनर्जी स्टेट था 6, तो इसको 6n लिखेंगे। ये p का एनर्जी स्टेट कितना था 6, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इसके में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ओनली 2n। ठीक है,
यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 लिख सकते थे, लेकिन n एटम की बात कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे 2। ठीक है, यानी कि p सब सेल में 6 एनर्जी स्टेट था, लेकिन इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 ही है। अब देखो होता क्या है, एक्स एक्सिस से जितना ज़्यादा दूर रहेगा s और p के बीच में डिस्टेंस उतना ज़्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये ओरिजिन के नज़दीक आएगा यानी कि 0 के तरफ आएगा तो ये स्पेस क्या होगा, घटेगा। जैसे मान लो वोल्टेज का एग्जांपल लिए तो हमने बताया कि ओरिजिन से जैसे जैसे दूर जाएगा तो वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन वोल्टेज का वैल्यू जैसे जैसे ओरिजिन के नज़दीक आएगा इसका मतलब ये है कि वोल्टेज का वैल्यू घटेगा। अरे बात समझ में। अब देखो हुआ क्या, जैसे जैसे ये स्पेसिंग घटा, और ये स्पेसिंग किसके कारण घट रहा है, तो स्पेसिंग घट रहा है बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कुछ भी हो सकता है। मान लो जैसे कोई वोल्टेज अप्लाई कर दिया गया तो वोल्टेज के कारण भी फोर्स लगता है। ठीक है, बाहर से वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो वोल्टेज के कारण भी घटता है, या कोई फिजिकल फोर्स लगा के भी कम किया जा सकता है। तो ये क्या होगा कि जैसे जैसे ओरिजिन की तरफ गया तो ये दोनों एनर्जी स्टेट यानी कि S और P दोनों जो सब सेल हैं एक पॉइंट पे जाके मिक्स हो जाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट पे एनर्जी स्टेट का वैल्यू कितना होगा, तो चूंकि दोनों जब मिल गए हैं S और P तो दोनों का एनर्जी स्टेट ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे एनर्जी स्टेट का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एनर्जी स्टेट का वैल्यू, यहाँ पे एनर्जी स्टेट का वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, 6n इसका था, 2n इसका था, 8n हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंट पे, तो 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स था, 2 इसके पास, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 4n इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब देखिए अब क्या होगा, अभी भी और स्पेस घटते जा रहा है, तो कुछ देर तक क्या होगा, इस बात को ऐसे समझिए कि इंटर स्पेसिंग घटने के कारण S और P इंटरमिक्स हो गया, और फोर्स का वैल्यू अभी भी कंटिन्यू है, तो कुछ देर तक तो ओवरलैप होके रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक पॉइंट के बाद ये 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट होगा। स्प्लिट होने का मतलब है बटेगा, 2 इक्वल पार्ट में ये ऐसे बटेगा। ठीक है, अब देखो जो 2 इक्वल पार्ट में बटा उसको अब हम लोग ऐसे डायग्राम से समझाते हैं। आप देखोगे आपके पास कोई भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का बुक होगा तो ये फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड का डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ रहता है, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट के बाद हमने क्या बोला कि इसका एनर्जी स्टेट जो है 2 इक्वल पार्ट में बटा, एक अपर एनर्जी लेवल बन जाएगा, एक लोअर एनर्जी लेवल बन जाएगा। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये अपर एनर्जी लेवल का है, ये वाला जो सेक्शन है लोअर एनर्जी लेवल का सेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया अपर एनर्जी लेवल, या हायर एनर्जी लेवल भी बोलते हैं इसको, हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हायर एनर्जी लेवल बोलेंगे, और ये वाले पार्ट को हम लोग लोअर एनर्जी लेवल बोलते हैं, लोअर एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, और इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है इसको एनर्जी गैप यानी कि EG बोला जाता है। EG क्या है भाई हमारा, तो EG को हम लोग एनर्जी गैप बोलते हैं, एनर्जी गैप, और एनर्जी गैप को फॉरबिडन गैप बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हायर एनर्जी लेवल बना इसका एक नाम और है, इसको हम लोग कंडक्शन बैंड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। और ये जो लोअर एनर्जी लेवल है इसका नाम वैलेंस बैंड है, इसी का नाम वैलेंस बैंड होता है। थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, बहुत सारा क्लियर होने वाला है चीज़ें। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि एनर्जी स्टेट यहाँ तक तो ये दोनों मिक्स हो गया तो 6n और 2n मिलके 8n बना लिया था, और इलेक्ट्रॉन्स हमारा 4n था। अब यहाँ के बाद इस पॉइंट के बाद मान लो इस पॉइंट का हम B नाम दे दिए, A से B तक तो सेम कहानी रहेगा, लेकिन B के बाद 2 पार्ट में ब्रेक हुआ और 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे एनर्जी स्टेट हो जाएगा, एनर्जी स्टेट 8n था तो 2 इक्वल पार्ट में एनर्जी स्टेट टूटेगा तो 4n यहाँ आ जाएगा, और इस लोअर पार्ट का भी एनर्जी स्टेट का वैल्यू कितना होगा बताइए, एनर्जी स्टेट, तो यहाँ पे भी एनर्जी स्टेट का वैल्यू 4n ही होगा। क्लियर है। अच्छा, अब सवाल ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं तो ये तो 4 ही हैं, 4 एनर्जी स्टेट यहाँ का आ गया, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। ठीक है, एनर्जी स्टेट यहाँ पे 4n है, यहाँ पे भी एनर्जी स्टेट 4n है,
यानी कि अपर लेयर जो बना या अपर एनर्जी लेवल जो बना ये भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है अपने पास, और ये जो लोअर लेवल है ये भी 4 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो टोटल यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो सवाल ये पता है कि इसका भी एनर्जी स्टेट 4 का है, इसका भी एनर्जी स्टेट 4 का है, यानी कि दोनों 4-4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख सकते हैं। और है कितना? ओनली 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा? क्या जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला जाएगा? या फिर दूसरा कंडीशन ये होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चल जाएगा, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। तीसरा कंडीशन ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का संख्या 0 हो जाता। तो इसका जवाब ये है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे, ये सारा हम लोग जो बात कर रहे हैं ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, यानी कि थर्मल एनर्जी का वैल्यू क्या है? 0 है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर होता है कि वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट पे होता है। इसका मतलब ये है कि चारों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे, लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4n हो जाएगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स था, चारों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू क्या होगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू होगा 0। ये सिर्फ किस टेम्परेचर पे? तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे। 0 केल्विन टेम्परेचर पे मैं बोल रहा हूँ कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर या नेचर होता है कि वो अपने लोअर एनर्जी लेवल पे रहता है। तो सारे चार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाएंगे या एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे। अब देखो, अगर इसको अब डेफिनेशन से रिलेट करोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? इन सॉलिड सेवरल बैंड ऑफ एनर्जी लेवल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरमिक्सिंग, और ब्रैकेट में हमने लिखा है डिक्रीजिंग द इंटरस्पेसिंग ऑफ एटम्स। मैंने क्या बताया कि सॉलिड के अंदर में, ठीक है, ऐसे ही पहले से एटम के बीच में स्पेस कम था और बाहर से फोर्स लगा तो क्या हुआ कि इंटरमिक्सिंग हुआ, एटम एक दूसरे से मिला, और इंटरमिक्सिंग होने के कारण क्या हुआ? सेवरल बैंड्स ऑफ एनर्जी लेवल्स आर फॉर्म, सेवरल बैंड्स ऑफ एनर्जी लेवल्स आर फॉर्म। यहाँ पे एक एनर्जी बैंड बन गया, यहाँ पे एक एनर्जी बैंड बन गया, इसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल बोलते हैं। मतलब दो एनर्जी लेवल तैयार हो गया, अपर एनर्जी लेवल या हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। अपर एनर्जी या हायर एनर्जी लेवल को कंडक्शन बैंड बोलते हैं, लोअर एनर्जी लेवल को वैलेंस बैंड बोलते हैं। और ये सारा का सारा 0 केल्विन पे फेनोमेना हो रहा है। तो जो कंडक्शन बैंड होता है इसका एनर्जी स्टेट 4n होगा, और लोअर एनर्जी लेवल जो होता है इसका भी एनर्जी स्टेट 4n ही होगा। जहाँ तक बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है सारा का सारा बैलेंस बैंड में आ जाएगा, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। अब देखो, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट जब एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़े होंगे तो डायरेक्ट आप लोगों को ये पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, मैं भी बहुत बार इस सेमेस्टर की पढ़ाई में ऐसा ही पढ़ा देता हूँ कि देखोगे इसमें 3 एनर्जी बैंड होता है। इसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं, शॉर्ट में CB बोलते हैं। ये हमारा बैलेंस बैंड होता है और ये होता है एनर्जी गैप। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हम लोग किससे समझे एनर्जी बैंड को? तो आपको एनर्जी बैंड को सारे यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं सबसे समझना होगा। एक्चुअली एटम के अंदर में ऐसे एनर्जी बैंड्स बनते हैं, 2 या 2 से अधिक एटम्स एक दूसरे के करीब आए तो वो वाला फेनोमेनन हो गया। ये ग्राफ से समझाया गया है कि भाई एनर्जी बैंड्स कैसे बनता है, और ये ग्राफ जो है हमेशा उल्टा बनता है। ये ग्राफ ऐसे आया है, ठीक है, इसको कभी भी पढ़ने का कोशिश करना तो ऐसे मत पढ़ना। मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था, ठीक है, तो ये हमेशा उल्टा बनता है। तो इस तरीके से ये ग्राफ से एनर्जी बैंड को समझाया गया। और नॉर्मल वे में चीज़ों को आसान करने के लिए कि कोई ईजिली कोई भी स्टूडेंट समझ सके, तो उसके लिए ये ब्लॉक डायग्राम से, या कभी कभी किसी बुक्स में देखोगे ऐसे भी रहता है, ऐसे बना दिया जाता है कि ये एनर्जी बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा ईजी है। तो ये ईजी चीज़ों को आसान करने के लिए ऐसे बना दिया गया होता है। लेकिन फैक्ट क्या है? तो फॉर्म कैसे होता है? तो एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। अब आपको नोट डाउन कैसे करना है? तो बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे जितना चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया, बिल्कुल ऐसा ही कॉपीराइट कर लीजिए। इसमें कोई भी थ्योरी लिखने का ज़रूरत नहीं है आपको। तो ऐसा नहीं होगा कि जेईई एग्जाम्स में इसका फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड का प्रोसेस लिखने के लिए आएगा, कुछ भी प्रोसेस नहीं आएगा। मैं ये टॉपिक इसलिए पढ़ा दिया कि नेक्स्ट क्लास में अब एनर्जी बैंड को और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग को क्लियर कर दूंगा। तो आज की क्लास में बस यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं
आप लोगों को एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसके लिए आज की क्लास का कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, ताकि आगे का जो भी अब टॉपिक पढ़ें वो आपको बिल्कुल ईजी लगे। तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।